हेलो बच्चों। स्कूल के अंदर आप लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना, नहीं तो स्कूल वाली मैडम नाराज हो जाएंगी। ठीक है ना? तो स्कूल वाली मैडम को नाराज नहीं करना। एक पॉइंट पर आकर के रुकेगा जरूर। अरे धरती को पार करके थोड़ी निकल जाएगा, कोई एस्केप वेलोसिटी से थोड़ी भेज रहे हैं इसको। ऐसा नहीं हो सकता कि जा भी रहे हैं और चलते चलते आ भी रहे हैं, इस पोजीशन पर रुके जरूर होंगे हम। बात समझ में आई ना? तो इसको अगर पलट के वापस आना है, इसको यहां पर रुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब मैं यहां वेट लिखूंगा तो इसका मतलब है कि मैं बोझ लगा रहा हूं धरती पे, बोझ। अबे धरती पे बोझ हो गया तुम, ऐसा बोलते हैं ना, इसका मतलब कितना वेट डाल रहे हो तुम धरती पर। ठीक है, धरती पे बोझ नहीं बनना, मास बनना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 9th स्प्रिंट के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम लोग फ्री फॉल को डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, और मास और वेट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, यानी चौथा लेक्चर भी आएगा, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो चिंता नहीं करनी। बच्चे लिख रहे हैं कि सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करो करो करो, कर देंगे, अगले लेक्चर में हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी कोई भी। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्री फॉल और मास और वेट, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस लेक्चर का। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर? हम फ्री फॉल पढ़ेंगे, क्या होता है, मास और वेट। क्या मास और वेट अलग अलग चीजें हैं? हाँ हैं, इसलिए अलग अलग लिखा हुआ है दोनों को। ठीक है, मास को भी और वेट को भी, दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल करेंगे मास और वेट पर, फ्री फॉल पर भी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल हम लोग जरूर करेंगे आज, और केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये जो टॉपिक है वैसे तो ये ब्लू वो येलो बॉक्स के अंदर दिया हुआ एनसीईआरटी में। कुछ स्कूल्स में पढ़ाते हैं, कुछ स्कूल्स में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन 11th क्लास में जाकर के इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो इसको थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं आपको जरूर दूंगा कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है। ठीक है, और उसके बाद हमेशा की तरह चैलेंजर क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। तो चलिए फ्री फॉल हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या सिखाता है हमको। ये कह रहा है, इट इज अ सिचुएशन where the body experiences only gravitational force and no other force should be taken into consideration। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहे फ्री फॉल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, फ्री फॉल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोग केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स को ही मानेंगे और किसी फोर्स को नहीं मानेंगे स्टडी करते हुए मोशन की, काइनामेटिक्स की। काइनामेटिक्स का मतलब जो आपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, मोशन, जो आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशंस का यूज इस तरीके के मोशन में कैसे करेंगे, फ्री फॉल वाले मोशन में कैसे करेंगे। अब बच्चा समझता है कि हमने फ्री फॉल का मतलब किसी चीज को छोड़ दिया, नहीं। फ्री फॉल का सिर्फ इतना सा मतलब नहीं है। फ्री फॉल का मतलब यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि फ्री फॉल का मतलब है कि केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स को ही मानना है और किसी फोर्स को नहीं मानना। माने एयर रेजिस्टेंस को नहीं मानना। भाई एयर है तो उसकी रेजिस्टेंस यानी उसकी फ्रिक्शन लगेगी ना, नहीं माननी। एयर प्रेशर लगेगा, नहीं मानना। और अन्य अन्य फोर्सेस लगेंगी, नहीं माननी। केवल और केवल कौन सी फोर्स माननी? ग्रेविटेशनल फोर्स माननी। और ग्रेविटेशनल फोर्स माननी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी माननी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ यहां डील करनी है, यानी स्मॉल जी, छोटे जी के साथ आज यहां डील करनी है अपने को। और स्मॉल जी की वैल्यू आप लोग जानते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम उसको 10 ही लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमारा आंसर जल्दी आए, है ना। स्कूल के अंदर आप लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना, नहीं तो स्कूल वाली मैडम नाराज हो जाएंगी। ठीक है ना? तो स्कूल वाली मैडम को नाराज नहीं करना। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा। कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो 9.8 लेकर के ही सॉल्व करना। ठीक है, मेरी तो ये राय है, बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए। तो चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट का स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है? ये फ्री फॉल कहता क्या है? ये फ्री फॉल ये कहता है कि भाई आप लोग चीज को ना ग्रेविटी के हवाले कर दो, ग्रेविटेशनल फोर्स के हवाले कर दो। अभी हवाले करने का क्या मतलब है? हवाले करने का मतलब सिर्फ ऊपर से नीचे छोड़ना नहीं होता। हवाले करने का मतलब यह करना भी होता है, यानी नीचे से ऊपर उछालना भी है। नीचे से ऊपर उछालेंगे तो अपवर्ड मोशन होगा, और ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो डाउनवर्ड मोशन होगा। यह भी तो 1D मोशन है, यह भी तो 1 डायमेंशनल मोशन है, जो आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा था। इससे 2 पिछले चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 8 के अंदर, ये तो 10वां चैप्टर है, आपने 8वें चैप्टर के अंदर मोशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना। उसमें हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, ऐसे वाला।
ऐसे वाला स्ट्रेट लाइन मोशन हमने उसके अंदर पढ़ा था, अब हम ये वाला स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? ये भी तो एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि फोर्स लग रही है धरती की नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी किस तरफ होगी? नीचे की तरफ। हमने बात की हुई है इस बारे में पिछले लेक्चर के अंदर कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ लगती है? नीचे की तरफ लगती है। हां या ना? हां या ना? दो तरह के मोशन हो गए, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं छोटे छोटे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, स्प्रिंट करेंगे। स्प्रिंट अपवर्ड मोशन का मतलब क्या हुआ? अपवर्ड मोशन का मतलब ग्राउंड से, सुनना ध्यान से, ग्राउंड से किसी बॉल को, किसी स्टोन को, किसी ऑब्जेक्ट को कहां फेंका जा रहा? ऊपर फेंका जा रहा। मुझे एक बात बताओ, किसी चीज को ऊपर फेंकना हो, किसी चीज को ऊपर फेंकना हो, मतलब अभी ये इतनी हाइट पर है, ये जो मार्कर है, ये जो पेन है इसी हाइट पर है, मुझे इस हाइट से इसको ऊपर लेके जाना है। क्या बिना वेलोसिटी गेन करे ये ऊपर जा सकता है? क्या ये जीरो वेलोसिटी से ऊपर जा सकता है? कभी भी नहीं। अगर इसको ये पोजीशन छोड़नी है, अगर इसको ये पोजीशन छोड़नी है तो पक्का इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो देनी ही पड़ेगी इसको स्टार्टिंग में। यानी ये ऊपर जब जाएगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बोले तो यू कभी जीरो नहीं हो सकती, इट मस्ट बी नॉन जीरो। इनिशियल वेलोसिटी यानी यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इट मस्ट बी नॉन जीरो, ये नॉन जीरो होनी चाहिए। और सुन, जब ये ऊपर जाएगा 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 जाएगा, एक पॉइंट पर आकर के रुकेगा जरूर। अरे धरती को पार करके थोड़ी निकल जाएगा, कोई एस्केप वेलोसिटी से थोड़ी भेज रहे हैं इसको कि इंफिनिटी चला जाएगा। एस्केप वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है 11th क्लास के अंदर, किसी चीज को ऊपर फेंकोगे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से तो वापस नहीं आती, वो इंफिनिटी चली जाती है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाती है। 11वीं कक्षा के अंदर आएगा ये, उसका भी वहां पर भी 8वां चैप्टर है, यहां 10वां चैप्टर है, वहां 8वां चैप्टर है। ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं इसको, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं उसको। तो एस्केप वेलोसिटी थोड़ी फेंका है, अरे मामूली वेलोसिटी से फेंका है, 25 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड से फेंक लिया होगा, 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर गोली फायर कर ली होगी, है ना? गोली चलाएंगे ऊपर ढिशके 100 मीटर पर सेकंड से चलेगी वो, ऐसा मान लो। तो यहां पर कुछ मामूली वेलोसिटी से भेजा है इसको ऊपर, तो ऊपर जाते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। और जब ये स्टॉप हो जाएगी, जब ये स्टॉप हो जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी क्या? क्या इसकी v जीरो नहीं हो जाएगी क्या? इसकी u नॉन जीरो थी, लेकिन इसकी v क्या है? पर्टिकुलरली जीरो है, सर्टेनली जीरो है, डेफिनेटली जीरो है। ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी? एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रुक जाएगी। ये देख लो आप, इस पॉइंट पर आकर के रुक गया था, तभी ना नीचे आएगा, नहीं तो ये अपनी वेलोसिटी को, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। ये ऐसे जाए और बिना रुके ऐसे वापस आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इसको खुद करके देखना, आप खुद करके देखना, आप एक पोजीशन पर आगे जाना है ना, और बिना रुके वापस आ जाओ, उसी लाइन पर वापस आ जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जाओगे, रुकोगे, तब पीछे आओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जा भी रहे हैं और चलते चलते आ भी रहे हैं, इस पोजीशन पर रुके जरूर होंगे हम। बात समझ में आई ना? तो इसको अगर पलट के वापस आना है, इसको यहां पर रुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ में आया? तो ये अपवर्ड मोशन है, कोई डाउट नहीं है। ऊपर जाकर के फाइनल वेलोसिटी क्या लेनी है? जीरो लेनी है, ध्यान रखियो। दूसरी बात, जब ये ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा? डिस्प्लेस करने का मतलब होता है चलेगा या नहीं चलेगा? ऑब्वियसली चलेगा। और चलेगा तो क्या कवर करेगा? चलेगा तो क्या कवर करेगा? आप बोलोगे डिस्टेंस, मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक महान इंसान बोलेगा हाइट कवर करेगा। सही बात है, सही बात है। तो उस महान इंसान की हम लोग बात यहां मान लेते हैं कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वही हाइट के बराबर होगी। बोलो हां, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वही किसके बराबर होगी? हाइट के बराबर होगी, है ना? कोई भी काइनेमेटिक्स लिखते हैं, कोई भी मोशन की इक्वेशन लिखते हैं, तो उसके अंदर 5 वेरिएबल होते हैं। कितने वेरिएबल होते हैं? 5 वेरिएबल। कौन कौन से 5 वेरिएबल? इधर देख, u, v, a, t और s। u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, v बोले तो फाइनल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम और s मतलब डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल s, है ना? डिस्प्लेसमेंट। मुझे एक बात बताओ, इन पांचों में से कितनों की बात कर चुका हूं मैं? 3 की, u की, v की, s की। t तो t ही होगा, जो टाइम ऊपर जाने में लगा वो टाइम तो टाइम ही है। उसके बारे में क्या डायरेक्शन और क्या जीरो और क्या बढ़ा और क्या घटा, आपको पता है टाइम तो हमेशा बढ़ता ही है ना? तो टाइम की बात मैं करता नहीं। 5वीं चीज रह गई है एक्सेलरेशन। u की, v की, t की, s की बात हो गई, क्या रह गई?
एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होती है यहां पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कहां लग रही है, जो नीचे लग रही है। बोलो हां, कहां लग रही है, नीचे लग रही है। अब अगर ये नीचे लग रही है, अब अगर ये नीचे लग रही है, तो स्कूल वाली मैडम बोलती है बेटा एक्सेलरेशन को ना रिटार्डेड मोशन के हिसाब से नेगेटिव लो, नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो, या नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो, या नेगेटिव जी लो, है ना। ऊपर जाते हुए आप लोग इसको नेगेटिव लेते हो। क्यों नेगेटिव लेते हो? ऐसा बोला जाता है कि ऊपर जा रहा है ना, तो इसके अगेंस्ट ग्रेविटी लग रही है, इसलिए इसको नेगेटिव लो। अजी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको हमेशा नेगेटिव लो। मेरी बात मानना, 11th क्लास के अंदर जाकर के 100% न्यूमेरिकल क्लियर होंगे आपके। फ्री फॉल पर बेस्ड वहां पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे यहां न्यूमेरिकल है ना फ्री फॉल पर, ऐसे ही न्यूमेरिकल वहां 11th क्लास के अंदर भी आएंगे, हल्का सा एक लेवल ऊपर होगा, ज्यादा नहीं, चीजें सब ये लगेंगी। इन पांचों से बाहर तो कोई दुनिया ही नहीं है काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन की, इससे बाहर तो दुनिया ही नहीं है। UVATS, इससे बाहर की दुनिया ही नहीं है कोई भी काइनेमेटिक्स की। तो इसलिए इन तीनों को मिला करके जो इक्वेशन बनती है, उसके अंदर एक्सेलरेशन को फ्री फॉल वाले केस में नेगेटिव ही लो हमेशा, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है, डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ऐसा करने से आप 9th लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठोगे, ओलंपियाड लेवल पर जाओगे, और उस ओलंपियाड लेवल को एक ब्रिज मान करके आप 11th लेवल को टच करोगे। अगर आप 9th लेवल पर रहोगे और यही सोचते रहोगे भाई रिटार्डेशन इसलिए नेगेटिव ले रहा हूं और कल को एक्सेलरेशन होगी इसलिए पॉजिटिव लूंगा, तो 11th में जाकर के चीजें बदलेंगी, कॉन्सेप्ट बदलेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट बदलेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे आपस में, तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कार्टेशियन प्लेन को मान करके करने चाहिए अपने को। तो मैं कार्टेशियन प्लेन का हेल्प ले रहा हूं यहां पर कि जब चीजें ऊपर जाएं तो प्लस लो, जब चीजें नीचे आएं तो माइनस लो। क्या बोला? जब चीजें ऊपर जाएं तो प्लस लो, जब चीजें नीचे आएं तो माइनस लो। ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, तो जितनी चीजें नीचे हैं वो सब नेगेटिव, जितनी चीजें ऊपर हैं वो सब पॉजिटिव। अब बताओ क्या क्या ऊपर है? यू ऊपर है, v तो 0 हो गया, u तो ऊपर है, u ऊपर है तो u पॉजिटिव लिया जाएगा, जब भी यहां पर लेंगे u पॉजिटिव लेंगे। ओके, हाइट ऊपर की तरफ कवर हो रही कि नीचे की तरफ कवर हो रही? ऊपर की तरफ कवर हो रही ना, पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन किस तरफ है? नीचे की तरफ, क्योंकि फोर्स क्या लग रही है? नीचे की तरफ, हाँ या ना? तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। बोलो समझ में आई बात? अगर ऐसा करते हो तो 100% न्यूमेरिकल होंगे आपसे। किसी मर्जी का मॉड्यूल उठा लेना, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट्स का जो मर्जी मॉड्यूल उठा लेना, फाउंडेशन लेवल का या 11th लेवल का, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लगाओगे तो आप 11th लेवल के क्वेश्चन करोगे डेफिनेटली। बच्चे क्लासरूम में मेरे 11th लेवल के क्वेश्चन करा करते थे, जब हम लोग क्लासरूम में पढ़ाया करते थे। फिर ये लॉकडाउन वगैरह हो गया तो आप समझते ही हो सब सारी बातें, ठीक है बच्चों। तो इसलिए एक्सेलरेशन को -g हमेशा लो, यही नहीं इधर भी लूंगा मैं। अभी देखियो, तो मैं सारी बातें कर चुका हूं किस किस की। u की बात हो गई, v की बात हो गई, a की बात हो गई, t की बात तो करते नहीं अपन, डिस्प्लेसमेंट की बात भी हो गई कि पॉजिटिव लेनी है आपने, ठीक है। तो पॉजिटिव ही लेना है h, पॉजिटिव ही लेना है u, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव लेनी, क्योंकि वो किस तरफ है? नीचे की तरफ है। एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन माना हुआ यहां पर ध्यान रखना। आओ डाउनवर्ड मोशन डिस्कस करते हैं, डाउनवर्ड मोशन डिस्कस करते हैं, नीचे वाला मोशन डिस्कस करते हैं। देखो जी, आप जब किसी चीज को ऊपर से नीचे छोड़ते हो, शब्द सुनना ध्यान से, ऊपर से नीचे छोड़ते हो, ड्रॉप करते हो, या शब्द आता है रिलीज करते हो। जब ये दो शब्द लिखे मिल गए आपको कि ड्रॉप किया जा रहा है या रिलीज किया जा रहा है, इसका मतलब है कि आपने उसको ऐसे छोड़ा है, पकड़ ढीली करी आपने उसके ऊपर अपनी। रिलीज करने का मतलब क्या होता है? आपने उसको टाइट पकड़ रखा था, उसके बाद आपने क्या कर दिया? उसको रिलीज कर दिया, है ना। अपने चंगुल से छुड़ा दिया उसको, अपनी जकड़ से छोड़ दिया उसको, मुक्त कर दिया उसको। तो जैसे ही मुक्त करोगे आप उसको, जैसे ही वो ड्रॉप होगा, उस टाइम तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी ना। क्या आपके हाथ की कोई वेलोसिटी है? आपने जब ऐसे पकड़ रखा है इस चीज को और ऐसे छोड़ दिया, तो क्या आपके हाथ की कोई वेलोसिटी है? नहीं है। आपके हाथ की कोई, आप ऐसे पटक के थोड़ी मार रहे हो इसको,
अगर आप पटक के मारोगे तो वेलोसिटी लोगे यहां पर आप, लेकिन अगर आप इसको ड्रॉप करो या रिलीज करो तो आप इनिशियल वेलोसिटी को सदैव जीरो लो। ठीक है, बात आई समझ में? ड्रॉप या रिलीज करा जा रहा है तो यू क्या लेना है? जीरो लेना है, क्योंकि आपने इसको जस्ट छोड़ा ही तो है, रिलीज ही तो करा इसको। समझ रहे हो बात को आप? इसलिए आपको यू क्या लेना है बच्चों? जीरो लेना है। लेकिन अगर आप पटक के मारोगे इसको नीचे ऐसे, तो आपकी जो हाथ की वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी पेन की भी होगी। तो यहां पटक के मारने वाली बातें नहीं हो रही, या तोड़फोड़ नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, अपने को शांति से छोड़ना, ड्रॉप करना है, उसको रिलीज करना है उसको। समझ में आई बात? अब ये गिरता 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 अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। पूछा जाता है क्यों बढ़ाएगा? अगर गिरता हुआ अपनी स्पीड को बढ़ाएगा तो क्यों बढ़ाएगा? अभी 0 से गिरा है ना, थोड़ी देर बाद 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या? स्पीड इसकी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? अरे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रही है, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, और वो फोर्स इस बॉडी को क्या करवाएगी? एक्सेलरेट करवाएगी। एक्सेलरेट कराने का मतलब क्या होता है? अपनी स्पीड को लगातार बढ़ाना। तो लगातार इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। लगातार इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, और ये अपनी स्पीड के साथ इंक्रीज करती हुई नीचे आएगी। बोलो हाँ। आया समझ में कि नहीं आया? अपनी स्पीड को बढ़ाती हुई आएगी, और जैसे ही ग्राउंड पर टक्कर मारने वाली होगी, अभी टक्कर हुई नहीं है, टक्कर नहीं हुई है, थोड़ा सा फर्क है अभी, है ना? थोड़ा फर्क दिखा दिया मैंने आपको, थोड़ा सा फर्क है अभी, और थोड़ा सा फर्क है ना, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम, क्योंकि टक्कर अभी होनी है, हुई नहीं है। हो जाएगी तो फिर बात, बाकी हमको नहीं पता, फिर मोशन कुछ और हो जाएगा। टक्कर मारने के बाद मोशन कुछ और है, फिर हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे इधर से लेके इधर तक, बस हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। जैसे यहां से लेके यहां तक की हमने बात करी थी, बस इसके बाद इसका क्या होता है क्या नहीं होता वो भगवान भरोसे। ऐसे यहां से यहां तक की बात करेंगे, इसके बाद इसके बाद क्या होता है वो भगवान भरोसे। समझ गए ना भाई? तो जब ये नीचे गिरेगा, एक्सेलरेशन स्कूल वाली मैडम बोलेगी पॉजिटिव लियो बेटा, पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लियो, या पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लियो, या पॉजिटिव जी लियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूं कि आप इसको नेगेटिव ही लो, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर एक डायरेक्शन के साथ आता है हमेशा, और डायरेक्शन तो वही है। यहां भी नीचे ही थी, यहां भी नीचे ही है। मैं मानता हूं आपको वेक्टर अलजेब्रा भी नहीं आता, आप लोग 9th क्लास के छोटे छोटे बच्चे हो, आपको भी वेक्टर अलजेब्रा नहीं आता। वेक्टर अलजेब्रा आपको 11th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, फिजिक्स पढ़नी हो जब, लेकिन मैथ्स के अंदर वो 12th में आता है फिर, है ना? अगर आप सिर्फ मैथ्स ऑप्ट करते हो, यानी साइंस नहीं लेते 11th क्लास के अंदर, तो आपको 11th में पढ़ने को नहीं मिलेगा वेक्टर, 12th में पढ़ने को मिलेगा वेक्टर आपको। लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो 11th क्लास की, तो आपको वेक्टर फिजिक्स वाला ही बंदा पढ़ाएगा, फिजिक्स वाला, समझ गए ना, पढ़ाएगा। तो एक्सेलरेशन यहां पॉजिटिव मत लो, नेगेटिव लो, 100% क्वेश्चन ठीक होते हैं बिना कंफ्यूजन के, और जल्दी निकलते हैं। बात यार वो भी सही हो सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि टीचर ने आपको गलत पढ़ाया या आपको गलत सिखाया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। ठीक है, हो सकता है किसी किताब के अंदर भी आपको नीचे पॉजिटिव मिल जाए, किसी किताब के अंदर ऊपर नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर कुछ भी दे रखा हो। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे तब भी, तब वही चीजों को नेगेटिव, वही चीजों को पॉजिटिव लेकर के आंसर निकाल लिया जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डायरेक्शंस ली जाती हैं वेक्टर के हिसाब से, डायरेक्शंस ली जाती हैं वेक्टर की डायरेक्शन के हिसाब से। तो डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। इसलिए प्यारे बच्चों नेगेटिव ले लो, ठीक है? नेगेटिव 9.8, नेगेटिव 10 और नेगेटिव जी, ठीक है? नेगेटिव लेना। u की बात हो गई, v की बात हो गई, a की बात हो गई, t की करते नहीं। u की हो गई, v की हो गई, a की हो गई, t की भी हो गई, s की कर लेता हूं बात में। s क्या है यहां पर? डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती? क्या होती है? वो नीचे की तरफ नहीं ट्रेवल हो रही, क्या हो रही है? इसीलिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट को आप सेफली -h ले सकते हो। कंफ्यूजन में मत रहना, नेगेटिव h ले रहे हैं क्यों? क्योंकि नीचे जा रहे हैं। फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर जो लोग ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, उनको ऐसे ही तैयारी करवाई जाती है, धोखे में नहीं रखा जाता उनको ऐसे ही तैयारी करवाई जाती है कि नीचे की डायरेक्शंस को नेगेटिव, ऊपर की डायरेक्शंस को पॉजिटिव, इधर की डायरेक्शंस को पॉजिटिव, इधर की डायरेक्शंस को नेगेटिव, यानी प्लस एक्स एक्सिस
प्लस वाई एक्सिस को पॉजिटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन से ली जाती हैं वेक्टर्स की। तो ये आप समझ लेना बच्चों, ठीक है। तो ये जरूरी बातें मैंने यहां पर लिख दी, फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट यहां पर समझा दिया आप लोगों को कि चीज को ऊपर से छोड़ा जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0। समझ गए? आ गया समझ में? आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं अब इसके ऊपर, ठीक है, ताबड़तोड़ एक के बाद एक क्वेश्चन आप करो पहले। उम्मीद है कर लिया होगा बच्चों, पॉज वॉज कर लिया करो भाई वीडियो को, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ 120 मीटर टॉल, एक 120 मीटर लंबी टॉल बिल्डिंग है, उसकी हाइट से एक बॉल को क्या किया गया बच्चों? ड्रॉप किया गया। साफ लिखा हुआ ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने का मतलब जरा गिवन लिखियो, गिवन लिखियो बेटा। यू क्या लूंगा? ड्रॉप किया जा रहा है ना, यू क्या लूंगा? 0 मीटर पर सेकंड, हाँ या ना? ड्रॉप कर रहे हैं, क्या लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे फ्रॉम अ बिल्डिंग 120 मीटर टॉल। अब ये नीचे की तरफ ट्रेवल करेगी ना, अब ये नीचे की तरफ गिरेगी तो नीचे की तरफ ट्रेवल करेगी या नहीं करेगी? और जब ये नीचे की तरफ ट्रेवल करेगी तो ये डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ करेगी, और जब ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ करेगी तो ये इसी हाइट के बराबर करेगी जितनी हाइट इस बिल्डिंग की है, यानी 120 मीटर। मैं यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट लूंगा वो लूंगा -120 मीटर। मैडम का सर चकरा जाएगा, हो सकता है स्कूल वाली, लेकिन कॉन्सेप्ट से चलोगे तो गड़बड़ कभी नहीं होगी। 100% क्वेश्चन ठीक होंगे आपके, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। सेफ साइड खेलना हो तो आपकी मर्जी है, खतरों के खिलाड़ी बनना हो तो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मैं 100% क्वेश्चन लगवाने की बात कर रहा हूं आपसे। कोई किताब उठा करके देख लेना, फ्री फॉल का हर क्वेश्चन लगेगा। चलो, डिस्प्लेसमेंट 120 मीटर नीचे की तरफ, थल्ले नीचे जा रही है। आगे और क्या फाइंड करना है? हां, एक्सेलरेशन क्या होगी? वो भी नीचे की तरफ है, यानी -10 लूंगा, है ना। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो जब आप लोग तैयार हो जाओ तब, है ना। जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप -10 को लेकर के धड़ाधड़ सॉल्व कर सकते हो चीजों को, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करना है? टाइम ऑफ फॉल निकालना है, यानी एक तो टी फाइंड करना है अपने को, और फिर कह रहा है वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, मतलब ये टक 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 करता हुआ जब ये नीचे आएगा, जब ये नीचे ग्राउंड पर टकराएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? बोले तो वी फाइनल वाला कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इन चारों को यूज करके आपको कौन सी क्वेश्चन आती है? फटाफट जल्दी बोलो, इन चारों को यूज करके कौन सी क्वेश्चन आती है आपको? आपको आती है S = UT + 1/2 AT²। आती है नहीं आती बेटा? आती है ना। फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं हम लोग, टाइम ऑफ फॉल निकाल रहे हैं, टाइम वाली क्वेश्चन लगाएंगे। S बता कितना? S है -120, U कितना है? 0 है, तो T भी मल्टीप्लाई में वो भी 0 होगा, प्लस हाफ A कितना लूंगा? -10 लूंगा, A लूंगा -10, और T भी 0 है। यहां काट दो इसको 5 पे, ये हो जाएगा -120 = -5t²। क्या कहते हो? ये तो 0 हो गया ना, 0 × T तो 0 हो गया, ये खत्म, ये पूरा पार्ट खत्म। हाफ AT² बचा था तो काट के -5 लिख दिया, माइनस से माइनस भी काट दो। 120 / 5 = t²। 5 से काट इसको, क्या आएगा? 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, t² आ गया 24, और t निकल के आ जाएगा √24। √24 को सॉल्व करोगे तो आएगा 2√6 सेकेंड्स, ठीक है। खोल के सॉल्व कर लेना जैसे आपको आता हो रूट सॉल्व करना, है ना। मैं रूट सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा भैया, ठीक है। एलसीएम लेकर के आप लोग कर सकते हो, वो जो बनाते हो ऐसे करके, है ना, वो बना के आप लोग सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और एक चीज और ढूंढनी है भाई, क्या ढूंढना है? वेलोसिटी ढूंढनी है व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, बोले तो वी ढूंढना है, ठीक है। अब जब टी आ गया तो वी कोई बड़ी चीज नहीं रह गई है, पहली क्वेश्चन लगा दो, सेफ रहती है पहली क्वेश्चन लगानी, पहली लगा दो। कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, एक इधर लिखूं भाई, यहां लिखता हूं, चलो। उम्मीद है आपको एक रंग दिख रहा होगा, है होली का रंग। वेलोसिटी v = u + at। v ही तो निकालना है, यही तो नहीं पता। u कितना है? 0 है। a कितना है बच्चों? -10 है ना, a है -10, और टाइम कितना है? अरे हो रहा 2√6। तो बच्चों आंसर आ गया v का -20√6।
कौन बताएगा कि ये माइनस में क्यों आई है? कौन बताएगा ये वेलोसिटी माइनस में क्यों आई है? अरे नीचे की तरफ जा रही है वेलोसिटी, तो माइनस नहीं आएगी तो क्या आएगा? अरे माइनस इसलिए आया क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है। आया समझ में? आपको मैग्नीट्यूड ही पूछेगा, इसलिए माइनस का साइन हटा देना। आप सीधा यहां लिख सकते हो 20√6 इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। अगर माइनस से नफरत करते हो तो आप सीधा लिख दो 20√6 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, ऐसा बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, हमेशा वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ बताना चाहिए। ये एक रिचुअल है, प्रथा है एक ये फिजिक्स की। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये डाउनवर्ड मोशन का था, अगला आएगा अपवर्ड मोशन का। देखना, करो सॉल्व, कर सॉल्व करो। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। देखो जी, ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को यानी यू ले रखा है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंचेगा? गिवन एक बात बता, मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए फाइनल वेलोसिटी बोलो 0 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं तो मैक्सिमम हाइट नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। अगर ऊपर जाके वेलोसिटी रुकी नहीं, वेलोसिटी 0 ही नहीं हुई, तो मैक्सिमम हाइट क्या चीज है फिर तो और ऊपर जाए जा रहा है वो, तो मैक्सिमम हाइट तो कहीं और पहुंच गई। फिर ऐसा तो नहीं होता ना, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा तभी तो मैक्सिमम हाइट नापोगे आप। मैक्सिमम का मतलब क्या? इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा तो नहीं जाने के लिए रुकना तो पड़ेगा उसको, इसलिए ऊपर जाके वो क्या करेगा? रुकेगा। ठीक है, गिवन लिखते हैं अब गिवन लिखते हैं। यू कितना है बेटा? 25 मीटर पर सेकंड। प्लस में लूं या माइनस में लूं? है ना, थोड़ा सा हार्ड वर्क बढ़ गया ना आपका, लेकिन चीजें आसान लगने लगेंगी अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो। अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आपसे ओलंपियाड लेवल के और 11th लेवल के भी। ठीक है ना, 9th लेवल पे चल जाता है, ऊपर वाले को नेगेटिव, नीचे वाले को पॉजिटिव, ऐसे ले चल जाता है। अच्छा, ऊपर भेज रहे हैं ना, ऊपर का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, नीचे का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसको यू को पॉजिटिव ही लेंगे। वी क्या लेंगे बच्चों? वी लेंगे 0। ए क्या लेंगे? जल्दी बोलो, ए क्या लेंगे? -g यानी -10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। हाँ या ना? मैक्सिमम हाइट निकालनी है मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। हाँ या ना? मैक्सिमम हाइट निकालनी मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालनी, एस निकालनी। बताओ जी, इन चारों को यूज करके कौन सी इक्वेशन आती है आपको? इन चारों को यूज करके कौन सी? अच्छा, टी भी पूछ रहा है, टोटल टाइम भी पूछ रहा है। टोटल टाइम कब का पूछ रहा है? टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड अगेन। ऊपर जाके वापस नीचे आ जाए। मैंने कई ऐसे टीचर और कई ऐसी बुक्स देखी हैं जिनके अंदर यह दे रखा है कि ऊपर वाला टाइम और नीचे वाला टाइम सेम होता है। क्या आपने यहां प्रूफ करके दिखाया कि ऊपर वाला टाइम नीचे वाला टाइम सेम होता है? क्यों शॉर्टकट मार रहे हो? और तरीके भी हैं इसको करने के, जरूरी नहीं कि आप ऊपर का टाइम निकाल के उसको इंटू 2 कर दो तो टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। ऐसा करते हैं स्कूल वाले टीचर, ऐसा करते हैं, बच्चे देखे मैंने अपना दिमाग ऐसा लगाते हुए। मतलब उनको किसी ने नहीं बताया कि ऊपर जाने का टाइम नीचे आने का टाइम सेम होता है। रियलिस्टिकली नहीं होता है, आइडियली होता है। मतलब फ्री फॉल को कंसीडर करते हो तो होता है कि ऊपर जाने का नीचे आने का टाइम सेम है। लेकिन अगर आप रियल सिचुएशन लोगे तो एयर रेजिस्टेंस नाम की चीज होती है। खैर, उसको यहां पर हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऊपर जाने का टाइम नीचे आने का टाइम आप सेफली 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। लेकिन आपको प्रूफ तो करना चाहिए उसको कि टाइम ऊपर जाने का और नीचे आने का सेम है। कोई क्यों माने आपकी बात? आप तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हो कि ऊपर जाएगा, नीचे इतने में नीचे आएगा, उसको इंटू 2 कर दिया आपने। नहीं, तरीका देखना करने का सॉल्व। ठीक है, चीजें तमीज से हो तो ज्यादा अच्छा है ना। देखो जी, सबसे पहले तो आप एस, ए, यू और वी इनको मिलाती हुई कोई इक्वेशन जानते हो क्या? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं बेटा। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अप्लाई करी, पुट करते गए और आंसर निकालते गए। 2 इंटू ए कितना है बच्चों? -10। एस कितना है? अरे वही तो निकालना है। वी कितना है? यू है 25 और वी है 0, तो ये तो हो गया 0। और यू कितना है? 25 का भी क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये हो गया -20s इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 25 का स्क्वायर होगा 625। क्या कहते हो? 625 होगा ना?
यहां से s आ गया -625 और -20, माइनस से माइनस कट गया, इसको 5 से काट ले, 5 4 जा ये 125 और इसको काटेगा तो 4 तिये 1.25, डिस्प्लेसमेंट आ गया 31.25 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आ गया 31.25 मीटर, यानी ये जो हाइट ऊपर की निकली है कितनी निकली है, ये निकली है 31.25। समझ में आया बच्चों? ऊपर जा रही है 31.25 मीटर, इसकी क्या आ रही है, हाइट आ रही है, और आपको अपने आप पता चल रहा है पॉजिटिव में आ रही है। अरे पॉजिटिव में तो आनी चाहिए, पॉजिटिव में ही तो आनी चाहिए, क्यों नहीं आएगी पॉजिटिव में? क्योंकि आप ऊपर की तरफ भेज रहे हो, डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, अपने आप पॉजिटिव निकल के आया, चेक कर लो, अपने आप पॉजिटिव निकल के आया, चेक कर लो, 31.25 मीटर। अब निकालते हैं टाइम टेकन, ठीक है? तो टाइम टेकन की जगह उधर ले लेता हूं मैं जरा, आओ। फर्स्ट पार्ट हो गया ना, ये सेकंड पार्ट यहां करता हूं। आप टाइम टेकन निकाल रहे हो बेटा, ये कौन सा टाइम टेकन है बताओ? ऊपर जाने का, नीचे आने का, के टोटल टाइम? ऊपर जाने का, नीचे आने का, टोटल टाइम? आंसर है ऊपर जाने का भी और नीचे आने का भी ऐड करना पड़ेगा तब निकलेगी, है ना? या फिर एक साइड का निकाल के डबल से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगी। मैं गलत नहीं बोल रहा इस चीज को, ठीक है ना? लेकिन आपने प्रूव कहां किया इस बात को कि ऊपर जाने के टाइम नीचे आने के टाइम सेम है? आओ देखो टाइम टेकन कैसे निकालेंगे। हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। क्यों? क्योंकि यह बॉल ऊपर भी जा रही और नीचे भी आ रही और इस पॉइंट पर आके खत्म हो रही है मोशन, हां या ना? टोटल टाइम बोला ना, तो ऊपर भी जाना नीचे भी आना। मुझे एक बात बताओ, जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पर वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। मैं वहां s की जगह पर पता क्या लिखूंगा? 0, क्योंकि वो इक्वेशन डिस्टेंस की नहीं है, वो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की है। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT² इज नॉट द इक्वेशन टू फाइंड डिस्टेंस, इट इज द इक्वेशन टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। इसलिए आपने वहां पर s की जगह क्या रखना पड़ेगा? 0। वहां क्या रखना पड़ेगा? 0। आओ 0 पुट करते हैं, s की जगह पर 0 रख दिया। u कितना था? कितने से फेंका था? 25 से फेंका था, 25। और इसको मैं कैपिटल T ले रहा हूं क्योंकि ये तरीका है, टोटल टाइम को कैपिटल T लेते हैं, छोटे टाइम को हाफ टाइम, बीच के किसी टाइम को इंटरवल को T ले लेते हैं। तो कैपिटल T ले रहा हूं मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो कैपिटल T प्लस 1/2, ए क्या लूंगा? -10T²। हां या ना? चेक कर लो। 2 से काट बेटा इसको 5 पे, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 25T, माइनस का साइन बाहर आ गया और ये हो गया 5T²। इस 5T² को उठा के यहां ले जा ताकि ये पॉजिटिव में आ जाए, तो ये हो जाएगा 5T² इज इक्वल टू 25T। 1T से 1T कट गया, 5 से 5 25 पे कट गया, और T निकल के कितना आ गया? 5 सेकंड। तुम लोग एक साइड का टाइम निकालते 2.5 सेकंड आता, 2.5 आता, उसको 2 से गुणा कर लेते, मल्टीप्लाई कर लेते, 5 आ जाता। मैंने 3 लाइन के अंदर अंदर 5 सेकंड निकाल दिए, वो भी आपको दिखाने के लिए, नहीं तो वो पहले स्टेप के बाद खत्म था ये 5 सेकंड। सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जब ये ऊपर जाके वापस नीचे आती है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना, तो क्यों नहीं यूज करते आप इस पावरफुल इक्वेशन को, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT² को? क्यों ऐसा करते हो कि आधा निकाला फिर डबल करके फिर टोटल टाइम निकाला? गलत नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है? लेकिन तरीका वाजिब, लेजिटिमेट तरीका जो है वो है। समझ में आई बात? कॉन्सेप्चुअल तरीका जो है वो है, वो कुछ सिखा के जाएगा आपको एक्स्ट्रा, बात ये है। इसलिए मेरा जोर है उस तरीके पर, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी है, यू आर फ्री सोल। मास और वेट में क्या अंतर होता है? मेजर अंतर है, मेजर। मास की बातें मैंने पहले भी बहुत बार करी हुई हैं आपसे, पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले चैप्टर के अंदर मैंने जब मोमेंटम पढ़ाया था उससे पहले मास के बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी कि मास का मतलब होता है कितना माल भरा हुआ है किसी चीज के अंदर, कितना कंटेंट प्रेजेंट है किसी बॉडी के अंदर। द मेजर ऑफ एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। मास इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। मास उसके प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल तो नहीं हो सकता, पता तो नहीं चलेगा भाई कितना मास है, लेकिन मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जो उसका भार बता रही है, जो हमको उसका भार बता रही है। लेकिन एक्चुअली में मास भार नहीं होता,
एक्चुअली में मास भार नहीं होता। भार का मतलब होता है वजन लगाना, फोर्स लगाना, बोझ लगना। बोझ लगने की इंग्लिश है वेट। बोझ लगने की इंग्लिश होती है वेट। तो जब मैं यहां वेट लिखूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं बोझ लगा रहा हूं धरती पे। बोझ, अबे धरती पे बोझ हो गया तुम, ऐसा बोलते हैं ना, इसका मतलब कितना वेट डाल रहे हो तुम धरती पर। ठीक है, धरती पे बोझ नहीं बनना, मास बनना। ठीक है, तो मास की हिंदी होती है द्रव्यमान। नाम में ही लिखा है, देखो, अगर आपको हिंदी थोड़ी बहुत आती हो तो, अगर आप अंग्रेजी नहीं हो तो, है ना, तो इसलिए आप थोड़ा बहुत आपको हिंदी आती हो तो आप समझ सकते हो। द्रव्य का मतलब क्या होता है? मैटर। द्रव्य मतलब मैटर, है ना। और मान, द्रव्य का मान, मैटर का मान, मान निकालना मतलब उसको मेजर करना। तो द्रव्य को मेजर करना, मेजरमेंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, अगर मैं इसकी हिंदी तोड़ करके बताऊं आपको तो उसको मास कहते हैं। तो ये बोझ डालना तो नहीं हुआ ना भाई। मेरे डोले मोटे हैं, अगर अभी नहीं है, मेरे डोले मान लो मोटे हैं अगर, ठीक है ना, तो यहां भी मोटे रहेंगे, स्पेस में भी मोटे रहेंगे, पानी के अंदर भी मोटे रहेंगे, धरती के सेंटर पर चला जाऊंगा तो भी मोटे रहेंगे, पोल्स पर चला जाऊंगा तो भी मोटे रहेंगे, इक्वेटर पर चला जाऊंगा तो भी मोटे रहेंगे, मून पर चला जाऊंगा तो भी रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? मास तो उतना ही है बॉडी में, डोले तो उतने ही मोटे हैं। बात समझ में आई ना? तो ये मास है, ये मास है। तो लिख रहा हूं यहां पर एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी, एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। तो वेट क्या है? तो वेट क्या है? वेट होता है बोझ कितना डाल रहा है ये मास। ये मास बोझ कितना डाल रहा है, यानी फोर्स कितनी लग रही है। वेट इज अ फोर्स, वेट एक फोर्स है। ठीक है, तो इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी, ठीक है, ऑन अर्थ या किसी भी चीज पर। यहां पर अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं इसलिए यहां अर्थ लिख रहा हूं। अदरवाइज मून पर भी हो सकता है अलग वेट हो, स्पेस में हो सकता है अलग वेट हो, धरती से थोड़ी दूर जाके वेट अलग हो, धरती के अंदर कोर में चला जाए वेट अलग हो, पोल पे चला जाए वेट अलग हो, इक्वेटर पे चला जाओ वेट अलग हो। ऑब्वियसली होता है ऐसा। ठीक है, तो इसलिए एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन अर्थ इज कॉल्ड वेट। ठीक है, एक एक बात हो गई। दूसरी बात करते हैं। ऐसा भाई मास कांस्टेंट रहता है, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखो बहुत ही वेग टर्म है ये। मास कांस्टेंट इसलिए है, मास कांस्टेंट तभी तक है जब तक आप लोग रिलेटिविटी फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो। वो बातें हम यहां पर करते भी नहीं, हम यहां न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करते हैं जो न्यूटन ने दी थी। इसलिए यहां पर मास को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। वेट इज वेरिएबल, वेट इज वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है। ठीक है, यानी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लिखते जाना साथ साथ मेरे, ठीक है, फिल्म मत देखो यहां बैठ के, लिखते भी जाओ। फॉर्मूला होता है एक वेट का, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, mg। क्योंकि वेट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो क्रिएट हुई है। वेट जो क्रिएट हुआ वो ग्रेविटी ही तो है। ग्रेविटी ने खींचा कि तुमने लगाया, बात तो एक ही है। ग्रेविटी ना होती तो तुम लगा पाते क्या? नहीं लगा पाते। तो वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। मास इनटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो वेट भी एक फोर्स है, इसलिए मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इनटू जी इज कॉल्ड वेट। मास कभी जीरो नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता। मास इज नेवर जीरो और नेगेटिव। ऐसी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं कि कभी जीरो नहीं लेते, कभी नेगेटिव नहीं लेते। अगर मैटर है तो फॉर मटेरियल मीडियम की बात हो रही है, द्रव्यों की बात हो रही है, तो उनका मास जीरो नहीं होगा। अगर मास जीरो तो वो द्रव्य ही नहीं है ना। आपने 9th क्लास में हो ना आप लोग? हाँ, आप लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ा होगा ना। पूजा मैम ने जरूर ये बात बताई है कि मैटर इज द वन विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मास तो उसका होगा, और मास नहीं है तो फिर वो मैटर की कसौटी पे खरा नहीं उतरता। तो आप समझ गए मेरी बात को, है ना। तो मास इज नेवर जीरो और नेगेटिव, वेट कैन बी जीरो। वेट एक फोर्स है और फोर्स जीरो हो सकती है। इधर से वेट लगा, इधर से वेट लगा, कट गया, जीरो हो गया, है ना। तो वेट कैन बी, ठीक है, ऑल मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेट। ठीक है, और चौथी और इंपॉर्टेंट बात भाई, इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। इसलिए आज के बाद कोई तुमसे वेट पूछे तो किलोग्राम में मत बताना, न्यूटन में बताना, क्योंकि वेट तो एक फोर्स है। एसआई यूनिट
SI यूनिट इज न्यूटन। वेट की SI यूनिट तो न्यूटन होती है। हाइट तो बताओ भाई, हमारी हाइट 5 फुट 6 इंच, हमारी हाइट तो 4 फुट 8 इंच, लेकिन वेट बताओ न्यूटन में। ठीक है, जूते पड़ेंगे तुमको भी मुझको भी, है ना। अरे ठीक है, मास ही पूछा जाता है, वो बोल वेट देते हैं उसको। ठीक है, तो SI यूनिट किलोग्राम और इसकी न्यूटन। नोट कर लो। आइए न्यूमेरिकल करें। एन ऑब्जेक्ट हैज मास 36 किलो। एक ऑब्जेक्ट का मास है 36 किलो। ठीक है यार, मास दे रखा है इसका, मास दे रखा है ऑब्जेक्ट का 36 kg। मास दे रखा है ऑब्जेक्ट का 36 kg। इसका वजन निकालना है आपने, इसका वजन निकालना है, वेट निकालना है आपने इसका। तो वेट का फॉर्मूला बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया था, होता है mg। बताया था या नहीं बताया था? बताया था ना। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। तो जब आप वेट अर्थ पर निकाल रहे हो, सुनना ध्यान से बात को, जब आप वेट अर्थ पर निकाल रहे हो तो यहां पर जी किसका लोगे बच्चों? अर्थ का। ठीक है, यहां जी किसका लोगे? अर्थ का, जिसकी वैल्यू होती है 9.8। इसलिए आप जब यहां पर मास रखोगे यानी 36 किलो रखोगे और उससे जी को मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहां पर लोगे 9.8। ठीक है, जिसको हम लोग 10 भी ले लेते हैं। तो जब 10 ले लेंगे, फॉर एग्जांपल 10 ले लेंगे तो यहां पर आता निकल करके कितना? 360 न्यूटन। ठीक है, ये वेट आया अर्थ पर। और मून के बारे में ऐसा कहते हैं, ऐसा एक फैक्ट दिया हुआ है मून के बारे में कि ग्रेविटी मून पर पता है कितनी है? ग्रेविटी मून पर इतनी है जितनी की अर्थ पर होती है ना, उसको 6 से डिवाइड करके है, उससे 6 गुना कम है। सरल भाषा में बोलूं कि अर्थ पर मून से 6 गुना ज्यादा ग्रेविटी है, यानी अर्थ हमको 6 गुना ज्यादा खींचे हुए अपनी तरफ। अगर हम मून पर जाएंगे तो चंदा मामा इतना प्यार नहीं करते, 6 गुना कम प्यार करते हैं। मम्मी 6 गुना ज्यादा प्यार करती है। समझ गए बात को? तो मून का ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 6 गुना कम है, 1/6 है। 1/6 बोलते हैं, है ना, 1/6 है। तो बच्चों जब आप वेट निकालने बैठे, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी है बेटा, जब आप वेट निकालने बैठे मास इंटू जी मून के लिए, तो यहां पर आप क्या लोगे बेटा? जी को मून वाला जी लोगे यहां पर आप। ठीक है ना, मून वाला जी लोगे। और मून वाला जी कितना होता है? पहले तो मास लिख ले भाई, मास कितना है? 36 किलो है, 36 kg। अच्छा, मून पर कितना होता है? जितना अर्थ पर उसका डिवाइड बाय 6। अर्थ पर कितना होता है? 10 ना, उसका डिवाइड बाय 6। तो 6 6 का 36 हो गया यहां से, और ये निकल के आ गया 60 न्यूटन। इतना वेट आएगा मून पर। तो वेट कितना हो गया? वेट 6 गुना कम हो गया, क्योंकि ग्रेविटी भी कैसी है? 6 गुना कम है। तो ग्रेविटी के 6 गुना कम होने से वेट भी 6 गुना मून पर कम हो गया, यानी हम लोग वहां हल्का हल्का फील करेंगे, उड़ते उड़ते जाएंगे वहां मून पर। अगर हम यहां चल रहे हैं ना तो वहां हम बाउंस करते जाएंगे ऊपर नीचे। समझ गए ना? सोचो यहां आईपीएल के छक्के लगते हैं 100-100 मीटर के, वहां 600 मीटर ऊंचे छक्के लगेंगे। समझ रहे हो बात को आप? हाइट जो होगी बहुत बहुत ज्यादा होगी, है ना। हम लोग उछलेंगे तो जितना यहां उछल रहे हैं उससे 6 गुना ज्यादा उछलेंगे वहां। और ऐसा भी कहते हैं, भाग्यश्री मैम से पूछना, मुझे नहीं पता, मैं तो तुक्का मार रहा हूं, ऐसा भी कहते हैं कि जो हमारी हाइट होती है ना, ये भी ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। जो हमारी वर्टिब्रेटा होती है उसकी हड्डियों के बीच में जो गैप होता है ना, उस पर हमारी हाइट डिपेंड करती है। तो मून पर तो ग्रेविटी कम है, यानी हड्डियों पर खिंचाव कम पड़ेगा, तो वहां लंबे लंबे लोग पैदा होंगे। अगर मून पर कभी लाइफ हुई थी या होगी तो चंद्रमा पर जो लोग रहेंगे ना, चंद्रमावासी, धरतीवासी जैसे होते हैं वैसे चंद्रमावासी अगर रहेंगे तो वो बहुत लंबे लंबे होंगे हमसे। ठीक है ना। तो ऐसी एक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस है ये, सीरियस मत लेना। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ऐसा है बच्चों, 3 लॉ आपकी आंखों के आगे लिखे हुए हैं, समझ में आपको एक भी नहीं आ रहा। सही बताओ, है ना? नहीं आ रहा ना? अभी समझाता हूं, अभी एक एक करके समझाता हूं। पहला लॉ पढ़ बेटा, क्या है? पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरियाज, और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स। ये लॉ ऑफ पीरियड्स का दूसरा नाम लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स भी है। ठीक है ना। तो ये टाइम के बारे में बात करता है, ये एरियाज के बारे में बात करता है, और ये ऑर्बिट कैसा है उसके बारे में बात करता है। केपलर एक इंसान थे, ठीक है ना, योहानस केपलर शायद इनका पूरा नाम है, मुझे ध्यान नहीं है, आप सर्च कर सकते हो इनके बारे में, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इन्होंने दूसरे साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन लेकर के, साइंटिस्ट का नाम बता दूं? टैको ब्राहे। टैको ब्राहे नाम के साइंटिस्ट थे जो अपनी सारी जिंदगी ऊपर बैठ करके तारे काउंट करते रहते थे कि तारा यहां से वहां चला गया, वहां से यहां चला गया। बड़ी बड़ी डायरियां भर भर के इन्होंने अपने घर के अंदर रखी हुई थी।
टाइको ब्राहे ने। और ये भाई साहब निकल लिए, डायरियां भर के निकल लिए, दुनिया को बिना बताए डायरियां भर के ये टाइको ब्राहे जी निकल लिए। तो टाइको ब्राहे निकल लिए तो केपलर उनके घर पहुंचे, देखा कि भाई बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी डायरी में एंट्रीज पढ़ी हैं, बहुत सारी, ये तारा यहां से यहां हिला, ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, सन की मूवमेंट यहां, अर्थ की मूवमेंट ये, मून की मूवमेंट वो, सब कुछ नोट करके 9 साल लगा करके केपलर ने उनकी ऑब्जर्वेशन से अपने 3 लॉ को रचा, अपने 3 लॉज को रचा, जिनको कहते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेट किस हिसाब से घूमता है सन के आसपास। लोग समझते हैं जैसे मून घूमता है ना अर्थ के आसपास, ऐसे ही हम लोग भी, यानी प्लैनेट्स भी सन के आसपास घूमते हैं। अर्ध सत्य है, पूरा सच नहीं है। पूरा सच क्या है पता है? पूरा सच ये है कि पहली बात तो जो ऑर्बिट है ना वो इलिप्टिकल है। एलिप्स नाम की एक शेप होती है, जैसे सर्कल एक शेप होती है ना, ऐसे एक एलिप्स शेप होती है। तो एक्चुअली में जो ऑर्बिट है ना ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ऐसा ऐसा। सन जो है ना बच्चों, सन जो है ना वो यहां पर है, इस जगह पर, यहां पर, ये जिस पॉइंट पर ये है ना इसको बोलते हैं फोकाई। फोकस का प्लूरल फोकाई। फोकस हो गया सिंगुलर और फोकाई हो गया प्लूरल। एक्चुअली में एलिप्स, ये एलिप्स की शेप है, ये जो अंडाकार शेप दिख रही है इसको एलिप्स बोलते हैं, एलिप्स, ठीक है ना। एलिप्स के अंदर 2 फोकाई होती हैं, एक फोकाई यहां होगी, एक फोकाई यहां होगी, एक फोकाई यहां होगी। तो भाई साहब ने क्या बोला केपलर ने, कह रहा द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। जो ऑर्बिट है प्लैनेट का ना वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट है। और सोचना आप सर्दियां गर्मियां क्यों आती हैं, तो आपको इससे वो जवाब भी मिल जाएगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट से वो जवाब भी आपको मिल जाएगा कि सर्दियां गर्मियां क्यों आती हैं। एक ये भी कारण है, और भी कारण होते हैं सर्दियां गर्मियां आने के। ये जो सीजन चेंज होते हैं, षड ऋतुएं जो आती हैं, ये इनका जो परिवर्तन चलता है ना, ऋतु चक्र बोलते हैं जिसको, तो उसके पीछे इसका क्या रोल है, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का क्या रोल है, थोड़ा सा सोचना इस बारे में है। आंसर आपको जरूर मिलेगा, मैं वो बातें डिस्कस नहीं कर सकता यहां पर। सन जो है वो एक फोकाई पर होगा, सन जो होगा वो दोनों में से किसी एक फोकाई पर है। तो मान लो यहां पर है ना, तो प्लैनेट ऐसे घूम रहा होगा इसके आसपास। ये नीला नीला जो दिखा रखा है ना, ए बी सी डी, ये एक प्लैनेट का मोशन है। तो प्लैनेट का मोशन इस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। फिर अगला प्लैनेट थोड़ा सा और दूर ऐसे घूमेगा, फिर अगला प्लैनेट थोड़ा सा और दूर ऐसे घूमेगा। इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा। समझ में आया? समझ में आया ना? पहला समझ में आया कि जो ऑर्बिट है वो कैसा है, एलिप्टिकल है, और सन उसके एक फोकाई पर है, और जो प्लैनेट है वो उसके आसपास एलिप्स पाथ पर घूम रहा है, एलिप्टिकल पाथ पर घूम रहा है, ठीक है। दूसरा लॉ सुन अब क्या है। दूसरा लॉ ये है कि प्लैनेट जितना एरिया किसी डेल्टा टी टाइम के अंदर स्वीप करता है, स्वीप करने की हिंदी होती है पोचा लगाना, जितने एरिया का पोचा डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां लगा रहा है प्लैनेट, यानी ये एरिया, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, जितना डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां लगा रहा है, उतना ही डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां भी चलेगा। ये यहां से यहां भी चलेगा, मतलब ये एरिया, ये वाला एरिया, सन सी डी का एरिया और सन ए बी का एरिया, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसी भी डेल्टा टी टाइम के लिए अगर हम देखें, किसी भी डेल्टा टी टाइम के लिए अगर हम देखें, तो एरिया जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको और भाषा के अंदर बोलते हैं एरियल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। एक होती है लीनियर वेलोसिटी, लाइन को ट्रेवल करना, और एक होती है एरियल वेलोसिटी, एरिया को ट्रेवल करना। तो ये जो एरिया स्वीप कर रहा है ना, यहां से यहां तक डेल्टा टी टाइम में, और यहां से यहां तक डेल्टा टी टाइम में, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां पढ़ लो, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमेशा सेम एरिया ट्रेवल करेगा, और ये करने के लिए थोड़ा सा सोचना। 11th में जाकर के और डिटेल आ जाएंगी, अभी कोई गर्दन नहीं पकड़ेगा, ना तुम्हारी ना मेरी। 11th में जाकर के इसको और डिटेल में पढ़ना के और सोचना, अभी चिंतन करना इस बात पर कि यहां से यहां जो प्लैनेट आएगा ना वो जल्दी आएगा, यानी प्लैनेट की स्पीड बढ़ती है इस तरफ, और इधर जाकर के उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तभी वो इक्वल एरिया ट्रेवर्स कर सकता है। अदरवाइज वो इक्वल एरिया ट्रेवर्स नहीं कर पाएगा, इक्वल एरिया स्वीप नहीं कर पाएगा अगर वो अपनी स्पीड को यहां बढ़ाता नहीं है। तो उतने ही टाइम में बढ़ाता नहीं है तो वो एरिया बराबर स्वीप नहीं कर सकता। तो इसलिए प्लैनेट का जो मोशन है, प्लैनेट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहती थ्रू आउट द मोशन, यहां घटती है, यहां बढ़ती है। सोचना इस बात पर, ऐसे ही बता दिया मैंने आपको, ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। केपलर का थर्ड लॉ कहता है लॉ ऑफ पीरियड, ये बहुत सिंपल सा लॉ है। ये कहता है कि भाई सन से जितना दूर प्लैनेट होगा ना उतना ज्यादा टाइम लेगा। तो कोई नई बात है क्या?
चक्कर मारने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अब भाई जुपिटर थोड़ा सन से दूर है तो उसका एक साल जो है वो थोड़े टाइम बाद पूरा होगा। हमारा 365 दिन का एक साल होता है। मार्स का थोड़ा सा ज्यादा होता है, शायद 360 होता, 370 होता होगा या 366 होता होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, मरकरी का थोड़ा सा कम होता है, मेरे ख्याल 88 डेज के अंदर उसका साल पूरा हो जाता है। वीनस का ऐसे ही कुछ 124 125 साल दिनों के अंदर पूरा हो जाता है, वो आप देख सकते हो नेट पर। ठीक है ना, तो सब जितने जितने सन के पास प्लैनेट रहेंगे वो उतनी उतनी जल्दी चक्कर मारेंगे, जो जो दूर रहेंगे वो देर देर से मारेंगे। तो बोला भाई ये किस बात पर डिपेंड करता है, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? तो बोला प्रोपोर्शनैलिटी ये है, कह रहा कि टाइम प्रोपोर्शनल आर, आर मतलब डिस्टेंस, आर मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है, दिस इज आर, यहां से लेके यहां तक। अगर प्लैनेट वहां है ना और सन यहां है तो ये आर डिस्टेंस हो गया। तो कह रहा कि आर बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, आर अगर ज्यादा होगा तो घूमने का टाइम पीरियड ज्यादा होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये ऐसे डिपेंड नहीं करते। ये डिपेंड कैसे करते हैं, ये कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है, ये कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, ना कि टी प्रोपोर्शनल आर होता है। टी प्रोपोर्शनल आर नहीं होता, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के, ऐसा बोल रहा है ये केपलर का थर्ड लॉ। तो 3 लॉ है ना, अजीबो गरीब से लॉ है, तो ऐसे ही है भाई ये लॉ। ठीक है, तो पहला वाला लॉ क्या है कि फोकस पर होगा सन, है ना, और इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होगा। दूसरी बात, एरिया बराबर स्वीप करेगा किसी भी डेल्टा टी टाइम के अंदर, और एरिया कहां से लेना है, सन से उस प्लैनेट तक का एरिया लेना है, जो प्लैनेट का मोशन है। ए से बी गया तो यहां तक का एरिया, और सी से डी आया तो यहां तक का एरिया, ये हमेशा सेम रहेगा अगर टाइम सेम है तो। तीसरा, लॉ ऑफ पीरियड्स, जितना दूर प्लैनेट होगा उतना लंबा चक्कर मारेगा, उतना लंबा चक्कर मारेगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये 3 लॉ हो गए भैया। ये चैलेंजर क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 3 के, डिस्कस कर लूं? चलो डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा भाई एक अमित जी हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, एक अमित जी हैं, ठीक है, उनको दोस्त का फोन आया कि भाई मेरे लिए सोना लेके आ, और अमित जी पोल पर खड़े थे। पोल मतलब ऐसे समझ लो शायद स्वीडन में या नॉर्वे में थे या रशिया के ऊपर टॉप पर थे, वहां कहीं सोने की मंडी लगी थी तो सोना खरीद रहे थे वहां से। तो दोस्त का फोन आया, दोस्त इक्वेटर पर रहता था, दोस्त श्रीलंका का था मान लो, या दोस्त ब्राजील का था मान लो। तो फोन आया कि भाई हाँ अमित मेरे लिए सोना लेके आ जरा जा करके, है ना, वहां से आएगा ना सोना लेता आइयो मेरे लिए। ठीक है भाई सोना लेकर के आऊंगा। तो जब वो सोना लेकर के आए अमित जी और ला करके अपने दोस्त को दिया तो दोस्त लेने से मना कर दिया, कह रहा तू तो झूठ बोल रहा है, मैंने कहा था 20 ग्राम लेके आइयो, मैं तोल रहा हूं यहां पर तो 19 ग्राम आ रहा है। अमित कह रहा है हाँ यार सही बोल रहा है, वहां तो मैंने तोला था 20 ग्राम था, यहां तोला तो 19 ग्राम है। तो वो लेना एक्सेप्ट करेगा क्या, सोना लेगा क्या वो? नहीं, लड़ाई हो जाएगी उल्टा, है ना। अगर दोस्ती पक्की नहीं है तो क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी सोने के ऊपर। 1 ग्राम सोने की कीमत तुम क्या जानो, तुम तो 9th वाले बच्चे हो। ये तो अमित से पूछो जिसको अपनी जेब से देना पड़ेगा वो 1 ग्राम, है ना। तो इसीलिए अमित और उसके दोस्त के अंदर लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि वो इक्वेटर पर रहता है दोस्त, और अमित कहां से सोना लेके आया है, पोल से। तो बात यह है कि आप जानते हो कि धरती जो है वो पूरी तरह गोल नहीं है, धरती ऐसी है, थोड़ा ज्यादा बना दिया, धरती ऐसी है। तो ऐसी है, यहां रेडियस पोल पर कम है और इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है, और इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है तो यहां पर ग्रेविटी होगी कम और यहां ग्रेविटी होगी ज्यादा। तो जब उसने सोने को तुलवाया था ना तो ज्यादा ग्रेविटी वाले इलाके में तुलवाया था तो ज्यादा वेट आया था। दोबारा सुन, जब उसने अमित ने सोने को तुलवाया था तो ज्यादा ग्रेविटी वाले एरिया में तुलवाया था, और ज्यादा ग्रेविटी वाले एरिया में तुलवाया था तो ज्यादा वेट आया था। मान लो 20 ग्राम के बराबर का वेट आया था, 20 ग्राम के बराबर का मान लो 200 न्यूटन बनता हो, फलाना दिन का ना जो भी बनता हो, ठीक है ना, उतने का वेट आया। लेकिन जब वो अमित लेकर के इक्वेटर पर आया और तोल के देखा तो 1 ग्राम कम आ रहा है, कुछ मिलीग्राम कम आ रहा है। तो लड़ाई होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो गलती दोनों की नहीं है, गलती मंडी लगाने वाले की भी नहीं है, गलती इन लोगों की ये है, फिजिक्स नहीं पढ़ी इन लोगों ने। फिजिक्स पढ़ लेते तो पोल से खरीद करके इक्वेटर पर नहीं बेचते, ठीक है ना। इक्वेटर से खरीद के पोल पे बेचना चाहिए, इसलिए सोना हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। कभी बड़े होकर सोने का व्यापार करो तो इक्वेटर से खरीदो और पोल पे बेचो, समझ गए। पोल पर जो पोलर बियर रहते हैं तुम्हारे गहने पहन के घूमेंगी वो, ठीक है, मिसेस पोलर बियर, समझ गए मेरी बात को, है ना। तो ये लिखना है आपने यहां पर। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर इज, आंसर है भैया 0। अर्थ के सेंटर पर चले जाओगे कोई फोर्स नहीं लगती वहां पर। पूछोगे क्यों? क्यों सर? अर्थ के जब मैं सेंटर पर चली जाऊंगी
खोदते 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 खोदते, हम तो सरफेस पे रहते हैं ना भाई, हम तो सरफेस वाले प्राणी है ना भाई। खोदते 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 कहां चले जाएंगे? जब हम सेंटर पर चले जाएंगे तो हम पर कोई फोर्स नहीं लगती। क्यों नहीं लगती कोई फोर्स? क्यों हमारा कोई वेट नहीं होगा? क्यों हम वेटलेसनेस फील करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि अर्थ का ये वाला पार्ट भी हमको खींचेगा, ये वाला पार्ट भी हमको खींचेगा, ये वाला पार्ट भी हमको खींचेगा, ये वाला भी खींचेगा, ये वाला भी खींचेगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब कट जाएंगे आपस में। और कट करके नेट फोर्स क्या आएगी? नेट फोर्स क्या आएगी कट करके? जीरो। जब नेट फोर्स जीरो, नेट वेट जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन भी जीरो, इसलिए आंसर लिखना है जीरो। समझ में आया या नहीं आया? ये कहानी है बच्चों, ये कहानी है। तो ये इस बार के लेक्चर, इस बार के चैलेंजर क्वेश्चन है भाई, फ्री फॉल पर बेस्ड है, करने हैं और आंसर देना है कमेंट्स में, ठीक है? नीचे आंसर देना है आप लोगों को। अगले एपिसोड के अंदर, यानी लास्ट लेक्चर जो होने वाला है ग्रेविटेशन का, उसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ये 1 यहां नहीं आना चाहिए, यहां 1 आना चाहिए, यहां 2 आना चाहिए, यहां 3 आना चाहिए। यूएलजी पर, फ्री फॉल पर और मास और वेट पर, यही 3 टॉपिक बचे हैं, इन्हीं पर हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है? इसके आगे का पार्ट कट चुका है, जो कि फ्लूइड्स हुआ करता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बाइंड फोर्स, बाइंसी, रिलेटिव डेंसिटी वगैरह वगैरह सब चीजें कट चुकी हैं। उनके न्यूमेरिकल तो भूल जाओ, दिल्ली दूर हो गई। आज के लिए काफी है फिर, है ना? अगली बार मिलते हैं हम लोग और खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप लोग सारे कॉन्सेप्ट के साथ तैयार रहना। फॉर्मूला चार्ट, फॉर्मूला शीट, चीट शीट सब मिल जाएगी तुमको अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।